नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। बिहार में मौसम का पारा भले ही कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा हो, लेकिन सियासत का पारा लगातार ऊपर चढ़ रहा है। शक्ति प्रदर्शन से लेकर जोर आजमाइश का दौर जारी है। एक दूसरे को शहमात देने की कोशिशें की जा रही हैं। आज हम बिहार की वर्तमान सियासी परिस्थितियों का करेंगे डीएनए टेस्ट, साथ ही सड़क की डरावनी तस्वीरों को भी दिखाएंगे। हालांकि ये डराने के लिए नहीं, आपको आगाह करने के लिए। पुरवैया डीएनए की शुरुआत करते हैं बिहार की सियासी हलचल के साथ। समय के साथ बिहार की सियासी फिल्म दिलचस्प होती जा रही है। अब यह तय कर पाना मुश्किल है कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स कौन सा सीन है। एक समय बीजेपी को रोकने के लिए जनता परिवार के लोग एक होने की बात कह रहे थे, या फिर कह रहे थे कि हम तो एक हैं ही। विलय की कोशिश भी हुई। ये बिहार विधानसभा चुनाव के पहले तय हो गया कि अब विलय नहीं होगा। बात गठबंधन की आई कि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अब जनता परिवार के नेताओं के जिस तरह बयान आ रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि गठबंधन में भी अभी कई गांठें हैं। कगार पर करार, गठबंधन में पड़ गई गांठ। वो पार्टी के नेता हैं तो उनका जयकारा दल बोल रहा है। ये भी कोई किसी भी तरफ से कोई आखिरी शब्द नहीं। पटे तो ठीक है, नहीं पटे तो नहीं। तो क्या करार अब अपने आखिरी कगार पर है? बिहार विधानसभा चुनाव के पहले विलय की खत्म होती संभावना के बीच गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की बात हो रही है, लेकिन इस बीच जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों में गांठ पड़ती दिख रही है। आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह नीतीश के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। कारण तो कहते जब वोट नहीं बढ़ने वाला है नाम ऐलान करने से। जो अभी मुख्यमंत्री हैं तो जो अच्छा खराब करेंगे उसका गुण दोष लाभ होगा, लेकिन भविष्य में नाम कह देने से कौन वोट जुटने वाला है। अभी तो जीतन मांझी हट गए तो वोट का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। और मास्टर लोग वाला, होम गार्ड वाला, ये सब तो हमारा रोज दिन नुकसान हो रहा है, तो कितना नुकसान करें। ऐसा पहली बार नहीं है कि रघुवंश बाबू गठबंधन और नीतीश के खिलाफ पहली बार बोले हों। लालू की नसीहत के बाद भी वो लगातार बोल रहे हैं। रघुवंश का ये बयान जेडीयू को रास नहीं आ रहा, लिहाजा उसने रघुवंश प्रसाद सिंह को नसीहत देने में जरा भी देरी नहीं की। गठबंधन का ढांचा तैयार किया जा रहा है, उसमें आदरणीय रघुवंश बाबू को मीडिया में अपने बातों को रखना नहीं चाहिए। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी ही एक अच्छे नेता, प्रखर नेता, जो न्याय के साथ विकास के रास्ते पर ले चलने वाला एक ही व्यक्ति है, जिनका नाम है नीतीश कुमार जी। आरजेडी और जेडीयू नेताओं के बीच सीएम कैंडिडेट को लेकर जारी बयानबाजी के बीच गठबंधन को लेकर लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के साथ पटेगा तो पटेगा, नहीं तो सबके रास्ते अलग। खुद नीतीश से संपर्क हम करेंगे, फोन करेंगे कि भाई बैठ के कब बैठना है, दिल्ली बैठना है, यहाँ बैठना है। इस बात को, इसके मन में जो बात है खुद से बात कर, है ना। पटे तो ठीक है, नहीं पटे तो नहीं। इधर विलय और गठबंधन को लेकर जारी बयानबाजी पर नीतीश कुमार ने कहा कि समय पर सब कुछ होगा, लेकिन वो समय कब आएगा इसे लेकर कोई जवाब नहीं। शुरू से इसके लिए प्रयास किया है, इसलिए मैं बीच में ही कोई बात नहीं बोलना चाहता। बीच में बोलने से कोई स्थिति बनती नहीं, उससे क्या फायदा। तो जो भी होगा अभी वक्त है, और जो परिस्थिति आएगी, कोई परिस्थिति उत्पन्न होगी तब उसके बारे में सोचा जाएगा। अभी कोई खास परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जनता परिवार के विलय की लय टूटी और अब गठबंधन में भी गांठें पड़ती दिख रही हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जेडीयू और आरजेडी की सियासत किस रास्ते जाती है। अमित झा के साथ चंदन झा, जी मीडिया, पटना। इन बयानों को और ज्यादा समझने के लिए हम बात करते हैं अमित झा, हमारे संवाददाता। अमित, दो बयानों को लेकर हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। लालू यादव को क्यों कहना पड़ता है मीडिया में आकर कि हम नीतीश कुमार को फोन करेंगे? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं कि मीडिया से वो शेयर करते हैं हमेशा कि जिसको भी फोन करें। दूसरा सवाल कि नीतीश कुमार फिर चुप क्यों हो जाते हैं इस मुद्दे को लेकर?
देखिए सुमित, ये तो तय है कि कम्युनिकेशन गैप काफ़ी बढ़ गया है लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में। ऐसा नहीं है कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत नहीं हुई है, तीसरे माध्यम के जरिए बातचीत जरूर हुई है, टेलीफोनिक बातचीत जरूर हुई है, लेकिन कई दिनों के प्रयास के बावजूद दोनों नेता एक साथ नहीं बैठे हैं, क्योंकि दोनों नेताओं का एक साथ बैठना अपने आप में खबर हो जाएगा। एक साथ नहीं बैठ रहे हैं तो वो भी खबर है। लगातार जो दूसरे नेताओं के बयान आ रहे हैं, इसको लेकर दोनों बड़े नेता पसोपेश में है। कल देर रात शरद यादव ने भी लालू यादव से मुलाकात की, नीतीश कुमार से मुलाकात की, लेकिन रिजल्ट कुछ सामने नहीं आया। देखिए पेज बहुत कुछ ज्यादा नहीं है सुमित, लेकिन पेज जो भी है वो ऐसा है कि जो दोनों नेताओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और सबसे मुश्किल यहाँ पर ये है आरजेडी जेडीयू गठबंधन में लालू यादव नीतीश कुमार दोनों बराबर के नेता हैं, दोनों बहुत बड़े नेता हैं, राजनीति के जाने माने खिलाड़ी रहे हैं, माहिर खिलाड़ी रहे हैं, और दोनों को ये लग रहा है कि किसी की भी शर्त आप मान लेते हैं। नीतीश अगर लालू की शर्त मान लेते हैं, अगर खुद को सीएम उम्मीदवार नहीं प्रोजेक्ट होने देते हैं, तो नीतीश को लग रहा है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? लालू यादव को क्यों कहना पड़ा है कि हम फोन करेंगे, वो बात करेंगे? बहुत छोटा जवाब। ये निश्चित रूप से सुमित, देखिए नीतीश कुमार या लालू यादव के बीच में दूरियां क्यों बढ़ी? एक तो दोनों नेताओं के बयान आए। दिल्ली में जो इंपॉर्टेंट बैठक हुई थी उसमें लालू यादव ने कहा था, जो मेरी जानकारी है, कि नीतीश जी आप मुख्यमंत्री बनिएगा, लेकिन अगर अभी हम घोषणा कर देते हैं तो उससे हमारा जो यादव वोट बैंक है, जो तबका है, वो नाराज हो जाएगा। नीतीश कुमार उसमें खामोश रह गए, लेकिन उसके बाद पट्टा आने के बाद जब जेडीयू नेताओं से उनकी बात हुई तो उसके बाद नीतीश को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि अगर उनको सीएम उम्मीदवार नहीं घोषित किया जाएगा तो उनका जो एक राजनीतिक है वो घटेगा। और लालू को लग रहा है अगर हम नीतीश को सीएम उम्मीदवार घोषित कर देंगे तो उनका राजनीतिक कद घट जाएगा। सुमित, आनंद हमारे साथ हैं, वो आज कांग्रेस का भी बयान आया है, लालू का भी बयान आया है, नीतीश कुमार का भी बयान आया है। तीनों पे पूछते हैं आनंद से। आनंद, क्या ये बात सही है कि दोनों नेताओं को डर लग रहा है कि अगर एक दूसरे की बात मान लेते हैं तो दोनों का राजनीतिक कद जो है उनसे छोटा हो जाएगा? देखिए अमित, इस वक्त प्रेशर पॉलिटिक्स चरम पर है, और जो इस प्रेशर को सह लेगा और सही तरीके से टैकल कर लेगा, आने वाले समय में उसके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। ठीक है अमित, वाकई प्रेशर पॉलिटिक्स है, लेकिन सवाल है कि जब भी हम आप सवाल पूछते हैं अमित कि भाई हो क्या रहा है, तो नहीं, हमें देश बचाना है, हमें बिहार के हित में कदम उठाना है, मिलना है, तमाम जुमले फिर तमाम वही रटी रटाई बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन जब विलय या गठबंधन की बात होती है तो शायद अपने अपने नफे नुकसान पहले देखे जाने रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और शायद ये वजह है कि बहुत कुछ पेंच फंसा हुआ है अभी तक, और करार जो है अब आखिरी कगार पर है। आगे बढ़ते हैं। इन सबके बीच नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर जो सबसे बड़ा पेच है, उसे लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच तल्खी दिख रही है, लेकिन कांग्रेस नीतीश कुमार के लिए राहत लेकर आई है। नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस पॉजिटिव है, उनका कहना है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार है। इधर नीतीश कुमार ने भी कहा है कि जेडीयू का कांग्रेस के साथ समन्वय है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि एक बड़ा गठबंधन हो, सब लोग उसमें आए, और हम बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार एक अच्छा चेहरा है। नीतीश कुमार को आगे रख करके हम आने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय गठबंधन के सभी नेताओं के बैठने के बाद होगा। चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आगे भी साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन इस बीच में जो जनता परिवार के एका विलय आदि की बात हुई है, तो अभी बाकी लोगों के साथ जो चुनाव के समय जो तालमेल होना है उसके बारे में कोई विस्तृत चर्चा अभी नहीं हो पाई है, लेकिन यह तो पूरे तौर पर स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी के साथ तालमेल होगा, निश्चित रूप से तालमेल होगा। अमित, आनंद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का ये कहना, हालांकि ये पहले भी कहती आ रही है कांग्रेस, लेकिन ये कहना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाकी दलों से भी बातचीत करनी होगी। कितनी राहत नीतीश कुमार के लिए, या फिर बिना लालू के कांग्रेस भी किसी काम की नहीं? निश्चित रूप से सीधे आनंद से बात करते हैं। आनंद, कांग्रेस को आप लगातार देखते आ रहे हैं। सुमित का सवाल है कि जो बयान आया अशोक चौधरी का, एक सवाल मेरा भी है कि लोकसभा चुनाव में भी जो राहुल गांधी है वो चाहते थे नीतीश के साथ गठबंधन करना, लेकिन लालू यादव ने सोनिया गांधी से सेटिंग करके खुद के साथ गठबंधन कर लिया। आज के बयान नीतीश कुमार जो होपफुल दिख रहे हैं कांग्रेस को लेकर, क्या कुछ होने जा रहा है?
देखिए, एक बात तो साफ है अमित, आपको भी याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में किस तरीके से एक एक सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में जीत हुआ था और फाइनली कांग्रेस को अपने शर्तों पर लालू यादव ने झुकाया था। वो तमाम बातें कांग्रेस अभी तक भूल नहीं पाई है। और जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो अशोक चौधरी से हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनसे जो हमारी बातचीत हुई थी और राहुल गांधी से मुलाकात करके जब वो बाहर निकले थे, उनका साफ साफ कहना था कि राहुल गांधी इस विधानसभा चुनाव को से ज़्यादा 2019 का लोकसभा चुनाव देख रहे हैं और उन्हें मालूम है कि अगर 2019 के पहले बिहार में अगर मजबूत कांग्रेस नहीं होगा तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए रास्ता कठिन हो जाएगा। यही वजह है जी, उन्हें मालूम है कि लालू यादव मजबूत जनाधार के नेता हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी तो अगर आप नीतीश कुमार के ही साथ जाते हैं तो आपको नीतीश कुमार की तो वैसाखी का सहारा लेना ही पड़ेगा आनंद। देखिए, वहां पर अमित एक फायदा कांग्रेस को ये हो जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, जिससे उसका जो खोया हुआ संगठन है वो फिर से मजबूत हो सकता है। लेकिन बिहार की सियासत में चेहरे कुछ और भी हैं जो अपने रास्ते तलाश रहे हैं। उनके लिए क्या रास्ता होगा और उनके लिए कौन रास्ता बनाएगा, ये भी एक सवाल है। आते हैं हम अमित, दरअसल कौन सा दल किसके साथ गठबंधन करेगा, कौन सा नेता किस दल से हाथ मिलाएगा, ये भी एक सवाल है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर है, अलग अलग अटकलों के जरिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि चुनाव के पहले पार्टी को मजबूती मिल सके। अब सुनिए पप्पू यादव का बयान। फिलहाल पप्पू यादव पत्ता अपना नहीं खोलना चाहता। बीजेपी को लेकर पप्पू यादव का रुख क्या है? ये ना गजब बात करते हैं। तो बीजेपी विकास को लेकर के आएगी और बीजेपी यदि बिहार के हित की बात करेगी या वो भी घिसी पिटी राजनीति यहाँ लोगों से करवाएगी तो थोड़े कोई पत्ता साफ होने वाला। बीजेपी नयापन दे, बिहार के लिए उनका क्या मैप है, बिहार में उनके लीडरशिप कौन है, तो बीजेपी करेंगे ना। तो अब हम माइनॉरिटीज़ के सवाल पर बीजेपी का क्या मापदंड है, दलितों के सवाल पर क्या है, पहले वो अपना रुख तय करें। हमारे लिए बिहार प्रथम है, बिहार के हित में जो रहेगा मैं उसके साथ। यानी कि देखिए, कांग्रेस दोनों विकल्प के साथ तैयार है। कांग्रेस राज्य हित में धर्मनिरपेक्ष दलों की एकजुटता चाहती है, लेकिन कांग्रेस बैक फुट पर नहीं रहने वाली है। कांग्रेस सम्मानजनक समझौते के साथ रहेगी और नहीं तो हम लोग अंदर अंदर पूरी तैयारी भी कर रहे हैं, चाहे जनता का फैसला जो हो। ऐसा लोग हैं, पप्पू यादव हैं जो एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं, तो पप्पू यादव को लेकर क्या रुख होगा बीजेपी का? पप्पू यादव के लिए भी अभी रुख कोई वो आएंगे, उनका स्वागत है, लेकिन अभी लोग सोच रहे हैं कि क्या किया जाएगा। मतलब पप्पू यादव को लेकर सकारात्मक है बीजेपी? सकारात्मक है, लेकिन अब फाइनल कुछ डिसीजन नहीं। फाइनल कुछ डिसीजन नहीं, लेकिन संकेत बहुत सारे हैं। सवाल है कि कौन किसके साथ जाएगा या फिर यूं ही बातें होती रहेंगी प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए, और जब सौदा तय हो जाएगा तब उसके बाद कहा जाएगा कि भैया हमारे विचारधारा इनसे मिलते थे इसलिए हम जा रहे हैं। अमित ये निश्चित रूप से देखिए, एक प्रेशर पॉलिटिक्स तमाम दलों के द्वारा बनाने की कोशिश की जा रही है और कई विकल्प आ चुके हैं बिहार की राजनीति में। पप्पू यादव भी अपने आप को तीसरा विकल्प कहते हैं, योगेंद्र यादव कल आते हैं, वो भी अपने आप को तीसरा विकल्प कहते हैं, नागमणि भी अपने आप को तीसरा विकल्प कहते हैं, मांझी तो कह ही रहे हैं और मांझी तो कह रहे हैं कि माइनस नीतीश सब मंजूर है। ये क्या हो रहा है आनंद, और कौन किसके साथ जाएगा अभी तक ये तय नहीं हुआ। आज पप्पू यादव जो कल तक बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, आज वो भी पॉजिटिव दिख रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया अमित की प्रेशर पॉलिटिक्स चरम पर है और एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से राजनीति तेजी से करवट बदलती जा रही है सुमित, आने वाले पल में कब क्या हो जाए फिलहाल कोई कहने की स्थिति में नहीं है। बार्गेनिंग पावर किस नेता के पास कितना ज़्यादा है वो देखना दिलचस्प होगा। कल तक पप्पू यादव नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को साम्प्रदायिक पार्टी का के गाली बक रहे थे, लेकिन बदलते समय के साथ उन्हें भी लगता है कि बीजेपी के साथ जाने में फायदा हो सकता है। और वही बीजेपी के भी हाल है कि लालू नीतीश, जिस तरह से लालू नीतीश बीजेपी से डरे हुए हैं, बीजेपी भी लालू नीतीश के एक होने से डरी हुई है। तभी तो अमित शाह कहते हैं कि मांझी के लिए भी और पप्पू यादव के लिए भी, क्योंकि मांझी के खिलाफ भी सुशील मोदी बयान देते रहे, पप्पू यादव के खिलाफ भी बयान देते रहे हैं और दोनों के बारे में अमित शाह कहते हैं दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए, अगर लबोलू आप देखें अमित, एक बात तो साफ है, बिहार में अंत तक सुमित जातीय राजनीति हावी हो जाती है और बीजेपी को मालूम है कि पप्पू यादव को एक खास इलाके में अच्छा खासा बिल्कुल जातीय राजनीति बीजेपी भी अब देख रही है। और हालांकि जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि जातिगत राजनीति या जातिवाद बिहार को गला देगा, रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों का जिक्र करते हुए, लेकिन कहने की बात कुछ और होती है सियासत में और तस्वीर कुछ और। बहुत शुक्रिया अमित और आनंद आपका। सब कुछ हो रहा है अपने अपने नफे नुकसान के लिए, लेकिन कहने के लिए कि हम कर रहे हैं दलितों के लिए, हम कर रहे हैं महादलितों के लिए, हम कर रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिए, लेकिन सब अपने सियासी नफे नुकसान के लिए हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार सड़क दुर्घटना की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और साथ ही इस तस्वीर के जरिए आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे।
पूर्व डीएनए में अब बात सड़क दुर्घटना की। हमारे देश में सड़क दुर्घटना की दर बढ़ती जा रही है। भारत में हर साल आइसलैंड या मालदीव जैसे देशों की कुल आबादी की आधी के बराबर जनसंख्या सड़क हादसों की बलि चढ़ जाती है। वर्ष 2003 से 2012 तक दुर्घटनाओं में मौत का प्रतिशत 51.8% बढ़ा। भारत में हर घंटे सड़क दुर्घटनाओं में करीब 16 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि 58 लोग घायल होते हैं। दिन भर का आंकड़ा ले तो करीब 384 लोग रोज मारे जा रहे हैं। बिहार में हर दिन 14 लोग सड़क दुर्घटना में मौत के मुंह में समा जाते हैं, जबकि झारखंड के भी आंकड़े कम हताश करने वाले नहीं हैं। जनवरी 2014 से मई 2014 के बीच सिर्फ हजारीबाग जिले में सड़क दुर्घटना में 76 लोग मारे गए। पिछले 2 दिनों में बिहार झारखंड में सड़क दुर्घटना में 15 से अधिक लोग मारे गए। ये 5 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पटना, रांची, जहानाबाद और कोडरमा। सोमवार को सड़क हादसे हुए इन 5 जगहों पर और इन हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि बक्सर की तस्वीर रविवार की है, जिसमें तेज रफ्तार बस के पलटने से 6 बारातियों की मौत हो गई। इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि सड़क दुर्घटना के प्रति सचेत करना है, क्योंकि आपकी जिंदगी अनमोल है। आप ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए चलें। बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहने, कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर पहने और रफ्तार से तौबा ही कर लें। आइए अब कुछ और आंकड़ों के माध्यम से समझते हैं सड़क दुर्घटना कितना खतरनाक है और ये किस तरह इससे हर दिन बेमौत लोगों को मार रही है। तो हमने कुछ आंकड़े आपको दिखाए थे, जो लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और दिन बर दिन ये तस्वीरें हमारे आपके सामने आती हैं। हमारी भी मजबूरी इन खबरों को आप तक पहुंचाने की है, लेकिन यकीन मानिए हम भी चाहते हैं कि ऐसी खबरें हमारे आपके सामने ना आए और इसलिए ज़रूरी है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम जल्द हाजिर होते हैं। अगर आप कॉल ड्रॉप की समस्या से परेशान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आपके नुकसान की भरपाई की व्यवस्था कर ली गई है। अगस्त महीने से हर कॉल ड्रॉप का पैसा आपके बैलेंस में जुड़ने लगेगा। इस प्रोजेक्ट पर 3 महीने से ट्रायल चल रहा था, जो पूरा हो चुका है। दूरसंचार विभाग में ऐसे उपकरण लगाए हैं जिनसे देश के हर मोबाइल सर्किल की निगरानी हो सकेगी। ट्राई को फौरन पता चल जाएगा कि किस कंपनी के किस सर्किल में कितने लोगों के कितने मिनट का कॉल ड्रॉप हुआ है। कॉल ड्रॉप होने के कारण जितने सेकंड या मिनट के पैसे मोबाइल बैलेंस से कटेंगे, उतनी राशि आपके मोबाइल बैलेंस से जुड़ जाएगी। ये पैसा कॉल ड्रॉप होने के 3 घंटे के भीतर ग्राहक के अकाउंट में जाएगा, लेकिन बैलेंस में हफ्ते में 1 बार जुड़ेगा। उपभोक्ताओं को पैसा मोबाइल सर्विस देने वाली कंपनियों पर कॉल ड्रॉप के लिए लगाए गए जुर्माने के मद से मिलेगा। इस नए नियम से देश भर में लगभग 98 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं को फायदा होगा। आपको बता दें, हमारे देश भारत में औसतन 4 कॉल के बाद 1 कॉल ड्रॉप होता है, जिस कारण एक व्यक्ति को रोजाना औसत 5 रुपए 7 पैसे का नुकसान होता है। भारत में कॉल ड्रॉप होने पर पैसे लौटाने की व्यवस्था भले ही अगस्त से लागू होगी, लेकिन हमारे पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान में ये व्यवस्था पहले से लागू है। बांग्लादेश में ग्रामीण फोन और पाकिस्तान में मोबिलिंक नाम की कंपनियां हर कॉल ड्रॉप की भरपाई के तौर पर अपने ग्राहकों को 1 मिनट लौटाती हैं। स्कीम का नाम है मिनट बैक ऑन कॉल ड्रॉप। अपने यहाँ 2004 में आंध्र प्रदेश में एयरटेल ने कुछ समय के लिए ये पहल की थी, लेकिन बाद में स्कीम वापस ले ली गई। और चलिए इसी के साथ पूर्वैया डीएनए में बस इतना ही। नमस्कार।